मुझसे अगर आप पर्सनली पूछें कि सोनू सर जिंदगी में कामयाब होने का कोई एक सूत्र जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो बता दीजिए, तो मैं बोलूंगा फोकस। अगर आप मुझसे बोलें कि 23 साल में आपने क्या ऐसा कुछ एक शब्द सीखा जिसने जिंदगी की धुरी को चेंज कर दिया, मैं बोलूंगा फोकस। सारा का सारा खेल फोकस का है मेरे दोस्त। आपको याद होगा बचपन में हमारे हाथ में एक मैग्नीफाइड लेंस होता था। याद करो अगर बचपन में वो खेल खेला है तो सन रेज के ऊपर उस लेंस को फोकस करते थे और उस लेंस के बीच में से सनरेज निकलती थी पतली बीम की तरह, और नीचे माचिस की तीली रख के हम उसमें आग लगाते थे। किसी ने खेल खेला है ऐसा बचपन में? तो जब सन की रेस को फोकस किया जाता है उस मैस्टिक के ऊपर, उस मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू, तो 10, 15, 20 सेकंड के बाद उस माचिस की तीली में फोन बंद कर दे मेरे दोस्त, पाप चढ़ेगा, औलाद नहीं होगी घर में। तुझे ही कह रहा हूं शाहरुख खान। तो सारा का सारा खेल एक ही चीज का है, कम ऑन, और वो है फोकस। मैं बोलता हूं द सक्सेसफुल वॉरियर इज द एवरेज मैन विद लेजर लाइक फोकस। सफल लोग साधारण लोग ही होते हैं, बस उनका फोकस बिल्कुल। प्रॉब्लम क्या है, मैं उस दिन भी शायद कहीं बता रहा था, तुम घर से बाहर गए शिकार करने, ठीक, जंगल, और शिकार करते करते जंगल के बीच में अचानक तुमको दिखा खरगोश। तुमने कहा वाह, शिकार मेरी आंखों के सामने है, धनुष बाण चलाया और लगाया फोकस, निशाना सीधा खरगोश पे, और तीर छोड़ने ही वाले थे, अचानक दिखा हिरन। तुमने कहा खरगोश से बड़ा होता है हिरन। अब लगाया निशाना हिरन पे, और जैसे ही हिरन के पास आके तीर छोड़ने वाले थे, दिखा बारहसिंगा। तुम्हें लगाओ बारहसिंगा का मांस ज्यादा बढ़िया होता है, छोड़ हिरन, सिंगा के पीछे भाग। सुनील सिंगा नहीं, बारहसिंगा। कहीं तुम सोच रहे हो सुनील सिंगा। तुम्हारा फोकस चेंज हुआ खरगोश से हिरन पे, हिरन से बारहसिंगे पे। अब तुम देख 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 सिंगा के पीछे भागे, थोड़ी देर में बारहसिंगा भी ना माया मिली न राम। थक हार के शाम को घर आ गए और बोलते क्या है, साला किस्मत ही झंडू है, साला हमारी किस्मत ही झंडू है। बेटा तेरी किस्मत ही झंडू नहीं है, तू यहां तक आ गया है मेरे एक शब्द। साला रिकॉर्डिंग हो रही है, नहीं तो बोल देता था मैं आज। अबे तेरी खोपड़ी एक जगह टिकती ज नहीं है मेरे दोस्त। प्रॉब्लम अब नहीं है, अब घर चले गए ना और खुदा ना खास्ता फेल हो गए, तो माँ बाप को एक ही बात बोल देंगे। माँ बाप सोचेंगे चलो निकम्मा लड़का था, नहीं साला हुआ कुछ इससे। कल को बच्चे होंगे, बच्चे को क्या बोलोगे? बच्चों को कहानियां सुनाओगे, किस्मत खराब थी, मैं बड़ी मेहनत करता था, ये वो फलाना ढमकाना। एक बच्चा पलट के एक दिन बोल देगा, एक ही चीज ढंग से करता ना तो ढंग से हो जाती है। बच्चा बोल देगा कि एक चीज ढंग से करता तो ढंग से हो जाती। तेरी साले बिन पैंदे के लोटे बाप, तू खरगोश से हिरन, हिरन से बारहसिंगा, बारहसिंगा से हाथी, हाथी से जिराफ, घूम ही रहा है जीवन भर, तो तीर कहां मारेगा? हाँ, फोकस, लेजर लाइक का एक चीज पे फोकस करना मिलता है। फोकस किसको बोलते हैं मैं आपको बताता हूं। और फोकस होता तब है जब फोकस के पीछे कोई चीज आपको लालच पैदा करती है, या फोकस के पीछे कोई गोल आपका होता है। प्रॉब्लम यह नहीं है कि आप गोल अचीव नहीं कर पा रहे, सुनना मेरी बात ध्यान से। प्रॉब्लम यह है ही नहीं कि आप गोल अचीव नहीं कर पा रहे, आपकी प्रॉब्लम यह है साला तुम्हारे पे गोल ही नहीं है। तुमसे अगर आज मैं एक बात पूछ लूं ना कि तुम्हारी जिंदगी का कोई एक लक्ष्य बता दो कि यह करना है, तो 99% लोग वो एक लक्ष्य ही नहीं बता पाएंगे। एक लक्ष्य ओवरऑल आएगा, पैसा कमाना है, तेरे पिताजी को भी नहीं आ सकता ऐसे। आदमी का नाम मिल्खा सिंह, लेसन देता हूं 4-5। नंबर 1, मूवी देखी है भाग मिल्खा भाग? देखिए मूवी भाग मिल्खा भाग, है ना?
इसको बोला जाता है तू रेस जीत, तू रेस जीत, फोकस कर रेस जीतने पे। क्यों? क्योंकि रेस जीतने के बाद दूध का गिलास मिलेगा। तो मिल्खा सिंह रेस दौड़ रहा है, दबा के दौड़ रहा है, क्योंकि रेस के पीछे एक गोल सेट किया है और वो गोल है, और रेस जीत जाता है, दूध का गिलास मिल रहा है। मेरे दोस्त, दूसरा गोल सेट करता है कि एक दिन ये रेस जीत जाऊंगा, इंडिया का जैकेट पहनने को, भारत का जैकेट एक दिन पहनूंगा। गोल है कि नहीं? और ये गोल के चक्कर में लोग पीट रहे हैं, कोच चांटा मार रहा है, गिर रहा है, खून निकल रहा है, लेकिन दौड़ रहा है, क्योंकि एक दिन इंडिया का पहला दूध ने भगाया, फिर इंडिया के जैकेट ने भगाया, तीसरा कोच लिखता है इंडियन एयरलाइंस के प्लेन में 45.9 कि इस टाइम में तूने रेस पूरी करनी है बे। अब इसको तीसरा गोल मिलता है कि कैसे भी करके इस रेस को 45.9 में पूरा करूंगा। उसके लिए हार्डवर्क करता है, एफर्ट करता है। मूवी देखिए, मजा आएगा आपको। और तीसरा गोल भी अचीव करता है। फोकस एक ही चीज पे है। चौथा, नेशनल हॉलीडे ऑन माय नेम। अपनी गर्लफ्रेंड को बोलता है एक दिन मेरे नाम पर राष्ट्रीय छुट्टी होगी, इसलिए मेहनत कर रहा हूं। फोकस देख रहे हो, गोल देख रहे हो। आपकी जिंदगी में क्या गोल है यार? कोई गोल बनाओ मिल्खा सिंह जैसा कि क्या कहता है अपनी गर्लफ्रेंड को, पिक्चर देखो आप, हाँ, कि एक दिन मेरे नाम पे नेशनल गोल है ना, और उस गोल को पूरा करने के लिए ये रास्ता है। आज यहां से निकलने के बाद साला एक गोल बना लेना जिंदगी का, बस मिल्खा सिंह की तरह एक गोल, कोई भी गोल आपकी चॉइस है। एक गोल बना लेना कि जीवन में अगले 1 साल के अंदर, अगले 6 महीने के अंदर, अगले 2 साल 5 साल में किसी भी हालत में ये। दूसरी लेसन देखना, डिस्ट्रैक्शन। जब आप गोल बनाते हैं ना और फोकस क्लियर होता है तो डिस्ट्रैक्शन स्टार्ट होती है। भगवान भेजेगा ही भेजेगा। सुरसा हनुमान जी के आगे आएगी ही डिस्ट्रैक्शन। अब वो गया लंदन खेलने और वहां मिल गई गोरी गोरी मैम और गाने गा रहा है शाम को उनके साथ। कौन सा? हुल 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 हुल। हाँ, तो हुल 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 गाया और सुबह मैच में बेड़ा होगी। डिस्ट्रैक्शन हो गया, गोल सेट नहीं। फिर क्या करता है? शीशे के आगे खड़ा हो जाता है और खुद को चांटा मारता है, सारा खुद को थप्पड़ मार रहा है कि डिस्ट्रैक्शन लाने का। तुम में से बहुत सारे लोगों को शीशे के आगे खड़े होकर चांटा मारने की जरूरत है। खुद मार रहा है चांटा अपने मुंह के ऊपर कि तू क्या बड़ा गोल लेकर आया था साला, और तू कहां इन अंग्रेजी मेमो के चक्कर में पड़ा है। और फिर जब चांटा मारता है, गोल क्लियर होता है, फोकस क्लियर होता है, तो अगली बार आप देखो, मूवी देख रहा था मैं, पानी के अंदर फिर एक और आती है होली से, कहता है मैडम आपकी प्रॉब्लम नहीं है, मेरी है। मेरा फोकस चेंज हो चुका है, गोल क्लियर है, आप हट जाओ, और चुपचाप से निकल जाता है। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं जिंदगी के अंदर। तो एक गोल बनाना। तीसरी चीज, डिस्करेज। गोल अचीव करने के प्रोसेस के अंदर लोग डिस्करेज भी करेंगे। करेंगे कि नहीं? वो पाकिस्तानी कोच की बात याद है? मिल्खा सिंह, ये रेस तुम्हारी जिंदगी की आखिरी रेस साबित। ये क्या हो रहा है? ये एनकरेजमेंट हो रही है या डिस्करेजमेंट हो रही है? एनकरेजमेंट नहीं हो रही, डिस्करेज किया जा रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट है, रेस अबाउट टू स्टार्ट है, और कोई इसको डिस्करेज कर रहा है कि मिल्खा सिंह, ये रेस तुम्हारी जिंदगी की आखिरी रेस साबित होती है। यूं पलटता है, दौड़ूंगा भी ऐसे ही, दौड़ूंगा भी ऐसे ही। चला, यहां क्या प्रॉब्लम है? तुमको कोई बोलता है तुम्हारी आखिरी है, तुम बोलते हो हमें भी यही लग रहा है। हमें तो कब से लग रहा है, बहुत दिनों में आए भैया, तुम्हारा साथ पा के हम धन्य हुए। लेकिन नहीं, कोई डिस्करेज करता है तो चमाट मार रहा है वो आदमी जिसका गोल और फोकस बिल्कुल। लेडीज एंड जेंटलमैन, रेज योर स्टैंडर्ड। गोल पूरा करने के प्रोसेस के अंदर आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज करनी पड़ेगी कि अपना स्टैंडर्ड को उठाना ही पड़ेगा। कोई और रास्ता? आज अगर आप 10 हैं तो कल आपको 11 होना पड़ेगा। आज अगर आप 15 हैं तो कल आपको 20 होना पड़ेगा।
कैसे स्टैंडर्ड रेस कर रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, बनियान उतार रहा है, पहले मग में निचोड़ रहा है और फिर भाग रहा है, दौड़ रहा है, बनियान उतार रहा है, अब बाल्टी में निचोड़ रहा है पसीना। कि पहले मग भरता था पसीने से, अब साला बाल्टी भर के दिखाऊंगा, ऐसा बन के दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे अपना गोल अचीव करना है। फोकस मेरा बड़ा क्लियर है, स्टैंडर्ड बढ़ाया जा रहा है। तो अगर आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हो तो स्टैंडर्ड तो बढ़ाना। मैं 2005 में जैसा बोलता था, अगर आज भी वैसा ही बोलता रहूं तो कौन सुनेगा रे अपने। मैं अपने लिए चैलेंज फेस करता हूं कि मेरा हर प्रोग्राम पहले वाले से बेटर हो रहा है या नहीं हो रहा, मैं कुछ अच्छे तरीके से लोगों को समझा पा रहा हूं या नहीं समझा पा रहा। स्टैंडर्ड तो बढ़ाना। लास्ट, वैल्यू योर कोच, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मेरे दोस्त। आखिरी में जब जीत जाता है ना, तो अपना मेडल उतार के अपने कोच के गले में डाल देता है कि यहां से पहुंचा हूं पाजी आपकी वजह से, और उसका माथा चूम लेता है, उसका पैर छू लेता है। मौका मिले जिंदगी में, भाग मिल्खा भाग, ओम प्रकाश मेहरा की जरूर देखना। एक फिल्म साला 100 ट्रेनिंग के बराबर हो सकती है कि आदमी की अगर लगन अच्छी हो, 80 में से 77 रेस जीता है ये आदमी, 77 रेस आउट ऑफ 80। और उसका पूरा श्रेय जानते हैं किसको देता है? कह रहा मैं इसका पूरा श्रेय 2 लोगों को देता हूं, एक कोच और एक आर्मी को, जिसने मुझे बंदा बना दिया। मेरा कोच और आर्मी जिसने मुझे। लेडीज एंड जेंटलमैन, फोकस। आपकी प्रॉब्लम यह नहीं है कि आप गोल अचीव नहीं कर पा रहे, आपकी प्रॉब्लम यह है कि आज तक आप कोई गोल, मुझसे अगर आप पूछें तो मैं आपको बता सकता हूं कि अगले 1 साल में मुझे क्या करना है, अगले 2 साल 5 साल में मैं पर्सनल, फाइनेंशियल, पर्सनैलिटी वाइज, ट्रेनर वाइज अपने लिए क्या गोल सेट कर रहा हूं, मैं क्या बनना चाहता हूं, मैं क्या होना चाहता हूं, मैं क्या करना चाहता हूं, मेरे सामने है। और मुझे यह भी पता है कि वहां तक चलने के प्रोसेस में बहुत सारे चैलेंजेस हो जाएंगे, ये मुझे क्लियर है। लेकिन अगर गोल ही क्लियर ना हो तो आदमी पहुंचेगा क्या कहीं। तो आज आपसे रिक्वेस्ट है, विनती है, यहां से जाने के बाद लाइफ का कोई एक गोल बनाना है। गोल भगाएगा, देखो आपको गोल आपको पुश करेगा कि चल यार, कहां से लोग कहां पहुंच। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू शर्मा। आज का वीडियो आपको आपके दिमाग की असली ताकत का एहसास करवा देगा कि कोई इंसान मेंटली कितना मजबूत हो सकता है। आज की इस बेहद हैरान करने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दिमागी ताकत के आगे सभी प्रॉब्लम बिल्कुल बौनी होती हैं। 16 जनवरी की सुबह इस खबर से सनसनी मच गई कि सैफ अली खान पर, उनके बांद्रा वाले घर पर किसी ने चाकू से हमला किया है। सैफ अपनी पत्नी करीना के साथ 11वीं मंजिल के अपने बेडरूम में थे, तभी उन्हें अपनी नर्स अलियामा फिलिप के चीखने की आवाज सुनाई थी। और जब वो उनके कमरे की तरफ भागे तो एक अजनबी शख्स वहां खड़ा था और उनका छोटा बच्चा रो रहा था। सैफ ने उस व्यक्ति को रोकने का प्रयास किया और कमरे में अफरा तफरी मच गई और उसने सैफ की पीठ, गर्दन और हाथों पर कई बार चाकू मारा। उसके चाकू का एक 2.5 से 3 इंच का टुकड़ा टूटकर सैफ की बॉडी में ही रह गया, जिसे डॉक्टर ने सर्जरी करके बाहर निकाल दिया। डॉक्टर का कहना था कि अगर चाकू थोड़ा सा और डीप चला जाता या दाएं बाएं थोड़ा सा होता तो सैफ पर जिंदगी का खतरा हो सकता था। लगभग 5 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद 21 जनवरी को सैफ अली खान को डिस्चार्ज मिला। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं सैफ अली खान की कहानी आपको क्यों सुना रहा हूं। बताता हूं आपको। कुछ लोगों के लिए सैफ की रिकवरी अजूबा और चमत्कार की तरह है, और दूसरी तरफ शिवसेना के संजय निरुपम इस तेज रिकवरी पर सवाल उठा रहे हैं कि इतनी गहरी चोट से कोई कैसे इतनी जल्दी रिकवर हो सकता है, और वो भी सिर्फ 5 दिन में इतने गहरे घाव कैसे भर सकते हैं कि कोई इंसान अपने पैरों पर चलकर वापस घर लौट आए। हो सकता है इस घटना के पीछे कुछ और सच्चाई छिपी हो, लेकिन आज मैं सिक्के के दूसरे पहलू की तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं, जो कि इस वीडियो बनाने का सबसे बड़ा कारण है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी कोई अगली वीडियो आपसे मिस ना हो। दोस्तों, क्या यह हो सकता है कि कोई इंसान मेंटली इतना मजबूत हो कि उसकी रिकवरी समय से पहले हो जाए? क्या सैफ अली खान मेंटली इतने मजबूत हैं कि वो मात्र 5 दिन में इतने बड़े जख्म के बाद अपने पैरों से खुद चलकर घर लौट आए?
क्योंकि मेडिकल साइंस का तो यही मानना है कि इंसान की फिजिकल रिकवरी बहुत हद तक उसकी मेंटल स्ट्रेंथ पर डिपेंड करती है। इसकी सबसे बड़ी ताजा मिसाल हमें कुछ दिन पहले देखने को मिली क्रिकेटर ऋषभ पंत के केस में, जो कि मौत के मुंह से वापस निकल कर आ गए, जिनके एक्सीडेंट के बाद बहुत से लोगों ने यह कह दिया था कि खेलना तो बहुत दूर, अब ऋषभ पंत कभी ठीक से चल भी नहीं पाएंगे। लेकिन सिर्फ 14 महीने, जी हां, सिर्फ 14 महीने में ऋषभ पंत न सिर्फ ठीक हुए बल्कि T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का हिस्सा बने। इसलिए सैफ अली खान की रिकवरी में जितना डॉक्टर का कमाल है, उतना उनकी खुद की मेंटल स्ट्रेंथ का भी बहुत बड़ा रोल हो सकता है। लेकिन फिर भी अगर आपको यह सब इत्तेफाक लगता है तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिए। मेरा दावा है कि आपकी सोच को आज 440 वॉट का झटका लगने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे जाबाज बहादुर लोगों की कहानियां सुनाने वाला हूं जिन्होंने अपने हौसलों और जिद के आगे हर हादसे को बौना साबित कर दिया। और मेरी गारंटी है कि इस वीडियो को देखने समझने के बाद कोई नहीं पूछेगा कि सैफ इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गए। तो हौसले और जिद की पहली कहानी है एक 13 साल की लड़की बेथनी हैमिल्टन। बेथनी जब सिर्फ 13 साल की थी तो समंदर में सर्फिंग कर रही थी। सर्फिंग के दौरान उनके ऊपर एक शार्क ने हमला कर दिया। इस हमले में शार्क उनका बायां हाथ चबा गई। बेथनी को हॉस्पिटल ले जाया गया। आपको अगर सैफ अली खान के 5 दिन में घर लौटने पर ताज्जुब हो रहा है तो अंदाजा लगाइए कि बेथनी हैमिल्टन को घर लौटने में कितना वक्त लगा होगा, जिसका एक हाथ ही शार्क खा गई हो। जो मैं बताने वाला हूं उसे सुनकर आपको अपने कानों पर यकीन नहीं होगा, पर एक एक बात 100 आने सच है। वो सिर्फ 13 साल की लड़की एक हाथ गंवाने के सिर्फ 1 महीने के बाद उसी समंदर में सर्फिंग बोर्ड लेकर खड़ी थी। पूरी दुनिया की मीडिया उस लड़की के हौसले और जिद को दांतों तले उंगली दबाए देख रही थी। आमतौर पर लोग ऐसे हादसों से फिजिकली रिकवर हो जाएं, पर मेंटली उन्हें जो सदमा लगता है उससे उबरने में सालों बीत जाते हैं। पर जैसा कि मैं कहता आया हूं कि मेंटल स्ट्रेंथ कितनी पावरफुल चीज है, आपको उसका अंदाजा भी नहीं है। पर टेंशन ना लीजिए, इस वीडियो की हर कहानी के साथ आपको आपके ब्रेन की पावर का अंदाजा लगता चला जाएगा। अगली ऐसी ही कहानी है एक 20 साल के नौजवान की जो भारत के लिए क्रिकेट खेलना चाहते थे। 1961 में इंग्लैंड में ट्रैवलिंग के दौरान एक कार हादसे में उनकी एक आंख की रोशनी चली गई। ये क्रिकेट का वो दौर था जब ना तो हेलमेट सही से डिजाइन होते थे और ना ही आज की तरह गेंदबाजों के ऊपर किसी तरह की नियमों की कोई लगाम थी। सही मायने में कहा जाए तो ये वो वक्त था जब टेस्ट मैच का असली मतलब होता था आग उगलती गेंदों के सामने बल्लेबाजों की काबिलियत का इम्तिहान। उस रोड एक्सीडेंट में अपनी राइट आई गंवाने के सिर्फ 6 महीने के अंदर उस नौजवान ने न सिर्फ इंडियन टीम में डेब्यू किया, बल्कि वो उस वक्त की भारतीय टीम के सबसे सफल कप्तान बने। उनकी कप्तानी में इंडियन टीम को पहली बार टेस्ट में जीत नसीब हुई। उनके नाम पर टेस्ट में 6 शतक और एक दोहरा शतक है, और ये सब कुछ उन्होंने किया सिर्फ एक आंख की रोशनी के दम पर, और वो भी उस समय की पिच और खूंखार गेंदबाजों के सामने, जिस जमाने में पिच पर खून बहना आम बात थी। आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं सैफ अली खान के पिता नवाब मंसूर अली खान पटौदी के बारे में, जिन्हें प्यार से लोग टाइगर पटौदी बुलाते थे। जहां 2 आंख से भी 150 किलोमीटर की स्पीड से आ रही गेंद को देखना नामुमकिन होता है, वहां नवाब पटौदी एक आंख से बॉलरों की कुटाई कर रहे थे। इंग्लैंड के फॉर्मर कैप्टन जॉफ्री बॉयकॉट को कभी विश्वास नहीं हुआ कि कोई इंसान सिर्फ एक आंख से कैसे टेस्ट क्रिकेट खेल सकता है। वो आखिर तक कहते रहे कि मंसूर अली खान पटौदी झूठ बोल रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता, जबकि ये सच था। दोस्तों, अगर टाइगर पटौदी के अंदर लड़ने का, जूझने का जज्बा ना होता तो उस दौर की गेंदबाजी के सामने एक आंख की रोशनी से 9 साल तो क्या 9 गेंद खेलना भी नामुमकिन था। इंसान का दिमाग उसकी फिजिकल रिकवरी में बहुत बड़ा रोल निभाता है। अगली कहानी ध्यान से सुनिए। यह कहानी एक ऐसे हॉकी प्लेयर की है जो सिर्फ 17 साल की उम्र में ओलंपिक में डेब्यू करने वाला दुनिया का यंगेस्ट हॉकी प्लेयर बनता है, और अगले ही साल जूनियर वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल करने वाला प्लेयर भी। साल 2006 में उसकी परफॉर्मेंस की वजह से उसे वर्ल्ड कप के लिए चुना जाता है। हॉकी की दुनिया इस नए उजले सितारे के इस्तकबाल के लिए बेताब है।
पर एक हादसा इस सितारे को अपनी आगोश में लेने के इंतजार में बैठा था। तारीख थी 22 अगस्त 2006। यह खिलाड़ी अपनी टीम को ज्वाइन करने के लिए कालका शताब्दी एक्सप्रेस से दिल्ली आ रहा था। तभी रेलवे गार्ड की बंदूक से गलती से गोली चलती है और सीधा उस खिलाड़ी के लोअर एब्डोमेन में लगती है। फिर 30 दिन के बाद उस खिलाड़ी को हॉस्पिटल में होश आता है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसकी कमर के नीचे का हिस्सा पैरालाइज हो गया है और अब वो पूरी जिंदगी कभी हॉकी स्टिक नहीं उठा पाएगा। 20 साल की उम्र में दोस्त, जहां लोगों का करियर शुरू भी नहीं हो पाता और यहां डॉक्टर ने उसके करियर पर दी एंड का ठप्पा लगा दिया। डॉक्टर ने कहा कि अगर तेज रिकवरी चाहिए तो एक ही तरीका है, कितना भी दर्द तुम्हें हो पेन किलर कभी मत खाना। और बस उस 20 साल के लड़के के लिए इतनी उम्मीद ही काफी थी। उसने एक हॉकी स्टिक को मोटिवेशन के लिए अपने पास रखा और अगले 1 साल तक वो लड़का दर्द से तड़पता रहा, रोता बिलखता चीखता रहा, पर उसने एक दर्द की गोली भी अपने गले के नीचे नहीं उतारी। उसका नतीजा क्या हुआ? 1 साल के अंदर वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया और फिर अगले साल 2008 में वो वापस उसी टीम का हिस्सा बना जिस टीम की जर्सी उस हादसे ने उससे छीन ली थी। और ठीक 1 साल के बाद वो लड़का अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में मैन ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब जीतता है। उसकी कहानी पर दिलजीत दोसांझ एक फिल्म बनाते हैं सूरमा नाम से, और उस सूरमा का नाम है संदीप सिंह, जो बाद में हरियाणा के स्पोर्ट मिनिस्टर भी बनते हैं। दोस्तों, अब तक के वीडियो से ये तो समझ में आ गया होगा कि आपकी जिंदगी में आपके ब्रेन का कितना बड़ा रोल है। एक बड़ी मशहूर किताब है ब्रेन दैट चेंज इटसेल्फ। उसमें एक न्यूरो साइंटिस्ट पॉल बेक वाई रीता की कहानी है, जिससे सुनने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि सैफ अली खान, संदीप सिंह, बेथनी हैमिल्टन जैसे लोगों ने इतनी जल्दी रिकवरी कैसे की। पॉल के पिता पेट्रो एक टीचर थे, पर एक स्ट्रोक की वजह से वो पैरालाइज हो गए और छोटे छोटे काम के लिए दूसरों के मोहताज हो गए। डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए कि अब यही इनकी जिंदगी है। पर पॉल के बड़े भाई जॉर्ज, जो कि एक साइकेट्रिस्ट थे, उन्होंने डॉक्टर के इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया और वो अपने पिता की देखभाल के साथ साथ उनसे बातें करते, उनको मोटिवेट करते, उनको भरोसा दिलाते रहते कि कुछ नहीं है, आप ठीक हो सकते हैं। धीरे धीरे कुछ सालों में पॉल के पिता पेड्रो ना सिर्फ चलने फिरने लगे, बल्कि उन्हें वापस टीचिंग का काम शुरू कर दिया और कई किताबें लिख डाली। बाद में जब उनकी मौत हुई तो मेरी जैन नाम की एक डॉक्टर ने पेड्रो की बॉडी ऑटोप्सी की, जिसके बाद पता चला कि पेड्रो की बॉडी कभी पूरी तरह से रिकवर ही नहीं हुई थी। यहां तक कि उनके दिमाग का वो हिस्सा जो बॉडी पार्ट को कंट्रोल करता था वो भी 97% डैमेज था, पर बाकी बचे सिर्फ 3% ने पेड्रो की विल पावर की वजह से खुद को रीऑर्गेनाइज करना शुरू किया। यानी पेड्रो की पूरी बॉडी को उनका दिमाग, उनकी विल पावर चला रही थी। इस करिश्मे को मेडिकल साइंस में नाम दिया गया न्यूरोप्लास्टिसिटी। इसी की मदद से अंधे लोग सिर्फ छू कर चीजों को देख सकते हैं, क्योंकि स्किन जो डेटा दिमाग को देती है, दिमाग उसी से एक तस्वीर बना लेता है। इसी कारण से आपने अक्सर किसी क्रिटिकल मरीज के बारे में डॉक्टर को यह कहते सुना होगा कि अगर इसके अंदर जीने की चाह होगी ये ठीक हो सकता है, वरना हम अपनी तरफ से सब कुछ कर चुके हैं। इस वीडियो को अब मैं एक और हीरो की कहानी से खत्म करने वाला हूं, पर उससे पहले इतना जान लीजिए कि इंसान के शरीर की हर मसल को लेकर रिसर्च हो चुकी है, पर इंसान का दिमाग आज भी साइंस के लिए अबूझ पहेली बना है। ये वो कहानियां हैं जो मशहूर हुई, न जाने ऐसी कितनी कहानियां हैं जो खबरों तक ही नहीं आ पाई। अगर आप भी किसी ऐसी कहानी को जानते हैं तो कमेंट में जरूर शेयर करें। अब आते हैं इस वीडियो की आखिरी कहानी पर। यह कहानी है एक वर्ल्ड चैंपियन की, जिनका नाम है निकी। निकी को फार्मूला 1 के इतिहास के महानतम रेसर्स में से गिना जाता है, पर उनकी महानता की सबसे बड़ी वजह उनकी कमबैक स्टोरी है। तारीख थी 1 अगस्त 1976। जर्मन ग्रैंड प्री में रेसर निकी अपनी फरारी चला रहे थे। अचानक उनकी फरारी का कंट्रोल बिगड़ा और वो क्रैश हो गई और अगले ही पल फरारी में आग लग गई। और जब तक निकी को निकाला गया तब तक उनका चेहरा और हाथ बुरी तरह जल चुका था। आग से निकला जहरीला धुआं निकी के फेफड़ों को डैमेज कर चुका था। यह एक्सीडेंट इतना भयानक था कि निकी के अंतिम क्रिया के लिए एक पादरी तक को बुला लिया गया था, पर निकी की सांसें अभी चल रही थी। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। उनके बचने के चांसेस बिल्कुल जीरो थे, पर फिर भी वो बच गए। वो दोबारा रेस ट्रैक पर लौटेंगे ये कोई सोच भी नहीं सकता था। कुछ ही दिनों के बाद हॉस्पिटल से सीधा डायरेक्ट
निकी रेस ट्रैक पर लौटने की तैयारी करने लगे। बेतहाशा दर्द भी निकी के हौसलों को दबा नहीं पाया और ठीक 42 दिन के बाद 12 सितंबर 1976 को निकी रेस ट्रैक पर वापस लौटते हैं। दुनिया उनकी वापसी से ही हैरान थी, पर गाड़ी की तेज स्पीड से उठ रहे जानलेवा दर्द के बावजूद भी निकी ने रेस में चौथा नंबर हासिल किया। उस दिन दुनिया ने जब निकी के जले हुए चेहरे को देखा तो उन्हें वहां जख्म नहीं, एक इंसान का जुनून नजर आ रहा था। दोस्तों, याद रखिए कि जब इंसान किसी चीज को करने के लिए जुनून की हद तक चला जाता है तो वो क्या कर सकता है, इसकी कोई सीमा ही नहीं है। बस इतना ही कहूंगा कि हादसे इंसान को डरा सकते हैं, कमजोर कर सकते हैं, तोड़ भी सकते हैं, जला भी सकते हैं, पर दुनिया का कोई हादसा इंसान के हौसलों को नहीं हरा सकता। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ये वीडियो हर उस इंसान को भेज दें जो जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है पर छोटी मोटी परेशानियों से घबरा रहा है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। कोई एक इंसान भी इस वीडियो को देखकर फिर से खड़ा हो गया तो मैं समझूंगा ये वीडियो बनाना सार्थक हो गया। जल्द मिलता हूं किसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।